हेलो फ्रेंड्स, हमने विद्युत क्षेत्र के अंदर अक्षीय और निरक्षीय बिंदु के अंदर पढ़ लिया था, वो हमने कर लिया। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। आगे क्या है? आगे एक पॉइंट आता है मिलिकन तेल बिंदु प्रयोग। क्या आता है? मिलिकन तेल बिंदु प्रयोग होता क्या है? देखो, इसका एक सूत्र है। सूत्र क्या है? 3 कोष्टक n 3n e बाई में 4 पाई e g की पावर 1 बाई में 3। क्या है? 3 इसे r से प्रदर्शित करते हैं। r बराबर 3n e बाई में 4 पाई e g की पावर 1 बाई में 3। चलो समझ में आ गया क्या है मिलिकन तेल बिंदु प्रयोग। इसके अंदर क्या है? एक क्वेश्चन आता है। चलो क्वेश्चन करते हैं। इसका एक क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर थ्योरी वगैरह तो पूछता नहीं है, सीधा क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है? तेल की एक बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश हैं। तेल की एक बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश हैं। यह स्थिर विद्युत क्षेत्र, इस विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है 2.55 गुणा 10 की पावर 4 कूलोम न्यूटन प्रति कूलोम में संतुलन की स्थिति में बनी रहती है। ठीक है, एक तेल की बिंदु है, इलेक्ट्रॉन का मान दे दिया 12 और विद्युत क्षेत्र दे दिया, बस संतुलन की स्थिति में बनी हुई है। यदि तेल का घनत्व भी दे दे 1.26 गुणा 10 की पावर -3 kg हो तो बिंदु की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये क्या है? मिलिकन तेल बिंदु प्रयोग की त्रिज्या। त्रिज्या मतलब r ज्ञात करनी है। चलो क्या क्या दे रखा है हमें? n का मान दे रखा है। n का मान कितना दे रखा है? 12 इलेक्ट्रॉन। n का मान कितना देखा है? 12 इलेक्ट्रॉन। और अपन को पता है E का मान इलेक्ट्रॉनों के लिए 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलोम E का मान दे रखा है। तो और बड़ा ई क्या हो जाएगा? देखो, बड़ा ई का मान दे रखा है 2.55 गुणा 10 की पावर माइनस कितना बताया था क्वेश्चन के अंदर? देखो 4, 2.55 गुणा 10 की पावर 4 हो जाएगा। ई का मान हो गया, छोटा ई का मान हो गया, बड़ा ई का मान हो गया। अब पाई का मान अपन को पता है 3.14 हो जाएगा। और ई का मान 1 पॉइंट घनत्व है, घनत्व कितना दे रखा है? 1.26 गुणा, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या क्या बताया था मैंने? 26 गुणा 10 की पावर 3 हो जाएगा। और जी क्या है? द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉनों के लिए तेल बिंदु प्रयोग के लिए जी का मान कितना हो जाएगा? 9.8 ग्राम। 9.8 ग्राम। चलो ये जो मान है ये इसके अंदर सूत्र के अंदर रख देते हैं। आर ज्ञात करते हैं। आर ज्ञात करते हैं तो सूत्र के अंदर 3, एन का मान 12, ई का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुणा 2.5 गुणा 10 की पावर 4 बट्टे में 4, पाई का मान 3.14 गुणा ई का मान 1 पॉइंट घनत्व कितना है? 10 की पावर 3 और गुणा द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 9.8। तो इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करते हैं तो मान आता है 9.8 गुणा 10 की पावर, देखो कितना हो जाएगा? ये 19, इधर 4, 3। चलो ऊपर लेकर चलो और इसको काट दो। काट देंगे तो मान कितना आ जाएगा? 10 की पावर -4। 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 मिलीलीटर। अगर मिलीलीटर में नहीं करते हो तो मिलीमीटर में करते हो तो कितना? 9.8 गुणा 10 की पावर -7। चलो समझ में आया मिलिकन तेल बिंदु प्रयोग। ये सूत्र याद रखना है आपको, और जो क्वेश्चन आ गया वो आगे हम सॉल्व कर देंगे। किसी भी कैसा भी क्वेश्चन हो इस सूत्र के अंदर मान रखकर इसके सॉल्व कर देते हैं। चलो आगे करते हैं। चलो आगे क्या है? साम्य अवस्था में। अब क्या करते हैं हम? साम्य अवस्था में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। विद्युत विद्रोह के लिए हमने जो विद्युत विद्रोह, अघूर्ण विद्युत विद्रोह पढ़ा था उसका एक क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत विद्रोह पर बल तथा बल आघूर्ण
का मान ज्ञात कीजिए। यदि विद्युत विध्रुव को थीटा कोण से विक्षेपित कर दिया जाए तो किए गए कार्य का मान ज्ञात करना है। मतलब थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2 का मान ज्ञात करना है हमें। तो चलो कैसे करेंगे, देखो करना क्या है। देखो क्या क्या दे रखा है। एक साम्य अवस्था में विद्युत विध्रुव पर लगने वाला बल, अपन को लिखना क्या है, चलो मैं बोल देता हूँ, आप लिख लो। एक साम्य अवस्था में विद्युत विध्रुव पर लगने वाला बल परिणाम में समान एवं दिशा में विपरीत होता है। विद्युत विध्रुव पर लगने वाला बल परिणाम में समान एवं दिशा में विपरीत होता है, जिसके कारण परिणामी बल का मान शून्य होता है, जिससे साम्य अवस्था पर लगने वाले बल का मान भी शून्य होगा। लगने वाले बल का मान भी शून्य प्राप्त होता है या शून्य होगा। तो चलो कैसे होता है आगे सॉल्व करते हैं। पहले क्या बना ले, डायग्राम बना ले। क्या बोल रहा है, समान विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र क्या है, समान विद्युत क्षेत्र में साम्य अवस्था पर लगने वाला बल, ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश, इधर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश, इधर माइनस क्यू आवेश, तो ये माइनस क्यू ई हो जाएगा। ये क्या हो गई, डी हो गई। इसे क्या मान लेते हैं, थीटा कोण। समझ में आ गया। ये क्या बना लिया हमने, डायग्राम बना लिया। ये क्या बना लिया, डायग्राम बना लिया। तो एक साम्य अवस्था में थीटा कोण से अगर विक्षेपित कर दिया जाए, विद्युत विध्रुव को थीटा कोण से विक्षेपित कर दिया जाए तो उस पर लगने वाला बल बराबर क्या होगा। देखो थीटा कोण से विक्षेपित कर दिया जाए तो साम्य अवस्था में लगने वाला बल क्या होगा, बल गुणा, देखो सूत्र क्या है, बल गुणा बलों के बीच की दूरी, बल गुणा बलों के बीच की दूरी। तो बल कितना है हमारे पास, देखो बल कितना है हमारे पास, देखो बल आघूर्ण। तो बताओ बल कितना है, F गुणा बलों के बीच की दूरी BC, ये दो बल हैं और बलों के बीच की दूरी। चलो इसे आगे सोल्व करते हैं। बल कितना है, F, बल को F से प्रदर्शित करते हैं और बीच की दूरी BC। क्वेश्चन नंबर 1। चलो यहाँ तक नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, आगे करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, चलो आगे करते हैं। अब बल क्या होता है, F बराबर क्या लिखा था, QE, याद है, F बराबर QE, E की जगह अपन मान रख देंगे KQ/R² वगैरह, वो जो मान है विद्युत क्षेत्र के लिए वो आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, हम BC का मान निकालते हैं, B और C। BC का मान कैसे निकालें, एक समकोण त्रिभुज ले लें, उसमें समकोण त्रिभुज ABC में BC का मान निकालना है, BC का मान निकालना है। तो BC का मान के लिए क्या करेंगे, थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह क्या रखेंगे अपन, साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का मान क्या है, लाल बटा का कैसे, L में क्या हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, BC, L का मान कितना है उस चित्र के अंदर, BC, और ये क्या जाएगा D, तो D को इधर गुणा कर देंगे, ये क्या आ जाएगा BC। तो BC का मान कितना आ गया अपन के पास, D साइन थीटा। BC का मान कितना है, D साइन थीटा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इसका मान रख देते हैं और F का मान रख देते हैं। तो मान रखो बराबर F का मान कितना है, QE, और इसका क्या हो जाएगा, D साइन थीटा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बता देना। तो Q और D को एक तरफ रख लेते हैं और E साइन थीटा। QD को क्या लिखते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, आवेश और बीच की दूरी, P
ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, समझ में आ रहा है? पी ई साइन थीटा। यहाँ तक ये क्या हो गया? बल आघूर्ण। ये क्या हो गया? बल आघूर्ण। ये क्या हो गया? बल आघूर्ण। अब पीई बताओ कि आगे कैसे करेंगे इसको? अब क्या करना है इसका? थीटा 1 से थीटा 2 कोण पर किया गया कार्य। आगे क्या करना है? थीटा 1 से थीटा 2 कोण पर किया गया कार्य। अब इसका सदिश निरूपण कैसे करेंगे? देखो, लिख सकते हैं क्या? साइन को हटा दे, बताओ, लिख सकते हैं क्या? साइन को हटा दे तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस के अंदर चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा? क्रॉस के अंदर चला जाएगा। इसका क्या होगा? सदिश निरूपण। अब क्या पूछ क्या रहा था हमें? साम्य अवस्था में विद्युत उद्दरों को थीटा 1 से थीटा 2 कोण पर विक्षेपित कर दिया जाए तो किया गया कार्य। चलो कार्य और निकाल लेते हैं। हमने क्या बताया? डब्ल्यू थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक विक्षेपित कर दिया जाए तो किया गया कार्य। चलो यहाँ तक लिखो, लिख लिया? चलो आगे करते हैं। यहाँ तक हो गया। क्या हो जाएगा? थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक विक्षेपित कर दिया जाए, विक्षेपित कर दिया जाए तो कार्य, तो क्या हो जाएगा? कार्य। तो देखो कार्य W थीटा 1 से थीटा 2 कोण, क्या रो, क्या हो जाएगा? रो डी थीटा। इसका क्या हो जाएगा? रो डी थीटा। थीटा 1 से थीटा 2 इसका मान रख दे। पी सदिश नहीं है, एक बार इसको, क्या क्या था मान हमारे पास? मान क्या क्या था हमारे पास? पीई साइन थीटा, थीटा को तो हटा दिया था, फिर हमने पीई साइन थीटा और डी थीटा आ गया। तो चलो आगे करते हैं। W बराबर थीटा 1 से थीटा 2, पीई अगर बाहर ले लें तो ये क्या हो जाएगा? थीटा डी साइन थीटा। समझ में आ रहा है? तो चलो कुछ नहीं करना, मान रखना है और पीई को बाहर ले लेते हैं। पीई को क्या करते हैं? बाहर ले लेते हैं। चलो W बराबर, अब इसका कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? थीटा 1 और थीटा 2 मान रखेंगे, इसका करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? कोस के अंदर आ जाएगा। कोस माइनस कोस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 हो जाएगा। W बराबर ये माइनस, एक बार थीटा 1 रख दे और एक पहले ऊपर वाला आ जाएगा, फिर ये सेकंड वाला आ जाएगा। अब माइनस को अंदर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? पीई बाहर है ही, याद रखना, पीई बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? किया गया कार्य W बराबर, ये क्या हो गया? किया गया कार्य। किया गया कार्य क्या है? W बराबर पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये समझ में आ गया? तो देखो इसके अंदर क्या आता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है, बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। अगर थीटा 1 दे रखा है या थीटा दे रखा हो और पीई का मान दे रखा हो तो अपन इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करते हैं। देखो क्वेश्चन करते हैं, ये याद रखना ना, नोट करते जाना। क्वेश्चन क्या है? देखो, HCl का एक अणु 10 की पावर 4 वोल्ट गुणा वोल्ट प्रति मीटर के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। किसके विद्युत क्षेत्र में रखा गया है? 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर, मतलब वोल्ट पर मीटर में रखा गया। कितना मान है? ई का मान दे दिया। ई का मान कितना दे दिया? 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर। समझ में आ गया? ई का मान विद्युत क्षेत्र है तो ई का मान आ गया। यदि विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब थीटा का मान कितना दे दिया अपन को? 30 डिग्री दे दिया, 30 डिग्री दे दिया, हो गया। तो आगे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना करनी है, जबकि विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है? विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है? 1.6 एंगस्ट्रम। अगर एंगस्ट्रम को हटाना है तो 1.6 गुणा 10 की पावर 10 आता है, 10 की पावर 10 आता है एंगस्ट्रम के लिए। ये क्या हो गया? डी बीच की दूरी हो गया। अब अपन को क्या है? पी चाहिए। पी क्या होती है? पी बताओ, देखिए क्या होती है?
हमने बताया था पी क्या होते हैं, पी बराबर क्या है, क्यू डी, डी का मान दे रखा है, ये इधर आ जाएगा, क्यू का मान आ गया समझ में। क्यू का मान कितना आवे इसके लिए, क्यू लिख दो या फिर पी बाई में डी ए की बात है ना। तो कितना है मान, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 HCl है इलेक्ट्रॉनों के लिए हो जाएगा। चलो अब मान उसके अंदर मान रख देते हैं, समीकरण के अंदर मान रो बराबर पीई साइन थीटा, अब मान रख दो -19, ई का मान 10 की पावर 4 और साइन 30 डिग्री, तो मान रख दो, इसका मान निकल कर आता है अपन के पास 1.28 गुणा 10 की पावर -25 न्यूटन गुणा मीटर, 1.25 गुणा 30 न्यूटन गुणा मीटर, ये याद रखना ना, क्वेश्चन इस प्रकार से मान रखकर हो जाएगा। चलो आगे करते हैं, अब करते हैं अपन इस थीटा वाले पर किया गया कार्य, इसके ऊपर भी देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता है ना, थ्योरी भी पूछता है और इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन भी जरूर पूछता है। ये समझ में आ गया ना, नहीं आए तो कमेंट में बता देना। चलो आगे करते हैं, क्वेश्चन क्या है देखो, यदि एक विद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 का मान कितना दे रखा है, 0 डिग्री से, थीटा 1 0 से थीटा 2 कितना पाई, थीटा 2 पाई बाई 2 कोण पर विक्षेपित कर दिया जाए तो किया गया कार्य ज्ञात करना है। किया गया कार्य देखो, अब ज्ञात कर लें, अगर थीटा 1 थीटा 2 दे रखा तो अपन को पता है पी ही वाला लगेगा, थीटा 1 से थीटा 2, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा 1 से थीटा 2, तो मान रखो पीई कोस थीटा 1 0 डिग्री माइनस कोस थीटा 2 पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री है ना। तो पीई कितना का, कोस 0 का मान कितना होता है 1 और 1 हो जाएगा, और कोस 90 का मान 0 पी ई। तो किया गया कार्य कितना होगा पी ई, किया गया कार्य क्या होगा पी ई। यदि एक विद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 कोण पर विक्षेपित कर दिया जाए तो किया गया कार्य पी ई होता है। किया गया कार्य क्या होगा पी ई होगा। चलो आगे करते हैं, देखो चैप्टर लगभग पूरा हो चुका है, चैप्टर लगभग पूरा हो चुका है, चैप्टर क्या हो चुका है लगभग पूरा हो चुका है। और अगर आप चाहें तो और क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम। हमने क्या बताया था कल, देखो आपको पढ़ाया था अक्षीय और निरक्षीय बिंदु के लिए, कल क्या पढ़ाया था अक्षीय और निरक्षीय बिंदु के लिए। अक्षीय बिंदु के लिए अपन ने क्या बताया था आपको याद है तो, और निरक्षीय बिंदु के लिए याद है। चलो इनके ऊपर अपन क्या करते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपके भी समझ में आ जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है, दो बिंदु आवेश 4 मिली कूलम तथा -5 मिली कूलम परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। मतलब Q1 और Q दे रखा है अपन को 5 मिली कूलम, Q कितना दे रखा है 5 ही कूलम, Q का मान दे रखा है। और D बीच की दूरी कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, इसे क्या करते हैं मीटर में चेंज करते हैं। चलो D कितना दे रखा है अपन को 1 सेंटीमीटर, तो इसे क्या करते हैं मीटर में चेंज करते हैं, 100 से गुणा कर देंगे। तो इनके मध्य बिंदु की दूरी कितनी दे रखी है, मध्य बिंदु मतलब R बताया था ना, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु की दूरी ए से R दूरी है ना, वही है R दूरी। R कितनी दे रखी है देखो, दे रखी है 0.30 मीटर, ये किस में दी हुई है मीटर में पहले से ही दी हुई है। तो अपन को क्या निकालना है अक्षीय बिंदु के लिए और निरक्षीय बिंदु के लिए। चलो अक्षीय बिंदु के लिए निकालते हैं और निरक्षीय बिंदु के लिए निकालते हैं। पहले अक्षीय बिंदु के लिए, अक्षीय बिंदु ई का मान 2kp बाई में r क्यूब हो जाएगा। 2k का मान अपन ने बताया था 9 गुणा 10 की पावर 9, 9 गुणा 10 की पावर 9,
ई का मान हो गया। अब P बराबर क्या होता है, QD। P बराबर क्या हो जाएगा, Q और D, इसका मान रख देंगे। 5 गुणा 2 हो जाएगा, और R कितना है देखो 0.30। चलो इसे सॉल्व करो, देखिए कितना आता है मान। हाँ, यहाँ पर क्या है माइक्रो, यहाँ पर क्या है माइक्रो। माइक्रो को चेंज करो, बताया था ना, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। -3, -6, -9, -12, 10 की पावर के अंदर आ जाएगा। तो इसको चेंज करो तो यहाँ पर कितना हो, 10 की पावर 6 हो जाएगा। चलो सॉल्व करो, सॉल्व किया क्या, कितना आ रहा है मान, 3.3 गुणा 10 की पावर 4, 3.3 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर। अक्षय बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र का मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। आ गया, ये क्या है अक्षय बिंदु के लिए। अब क्या निकालते हैं निरक्षीय बिंदु के लिए। निरक्षीय बिंदु के लिए क्या करेंगे, 2 हटा देंगे। निरक्षीय बिंदु के लिए क्या करेंगे, 2 हटा देंगे, 2 हट जाएगा, KP बाई में R³ वही मान रखना है और आंसर निकाल लेना। आंसर कितना, 1.67 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर के लगभग आएगा। 4 आप निकाल लेना ना, इसके लगभग आएगा 1.67 के लगभग आ जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना। देखो आगे करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। ये अक्षय और निरक्षीय बिंदु के लिए है क्वेश्चन, है ना, जो हमने पहले कर चुके हैं। चलो आगे, लगभग चैप्टर पूरा हो चुका है। कुछ टॉपिक है मात्रक वगैरह, विमाएँ वगैरह। चलो हमने क्या पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था। इसका मात्रक पता है क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव। देखो इंपॉर्टेंट है, विद्युत द्विध्रुव का मात्रक, विद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होता है, डिबाइन। डिबाइन, विद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होता है, डिबाइन। विद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होता है, डिबाइन, जिसका मान कितना होता है, 3.3 गुणा 10 की पावर 30। जिसका मान क्या होता है, 3.3 गुणा 10 की पावर 30। एक डिबाइन का मान कितना होता है, 3.3 गुणा 10 की पावर 30 कूलम गुणा मीटर। कूलम गुणा मीटर। तो इसकी विमा क्या होगी बताओ, इसकी विमा क्या हो गई, 0 हो जाएगी। M1 L1 T1 A1, M1 M0 L1 T1 A1, ये क्या होगी, इसकी विमा होगी। चलो आगे देखते हैं, कुछ है तो आपको और बताते हैं। वैसे चैप्टर पूरा हो चुका है आपका। हाँ, एक बात बताओ, क्वेश्चन है देखो, आपसे पूछता हूँ, विद्युत बल गुरुत्वीय बल से कितना गुना अधिक प्रबल या कितना गुना अधिक होता है, बताओ। विद्युत बल गुरुत्वीय बल से कितना गुना अधिक होता है, कितना गुना अधिक होता है। अगर एक नंबर में पूछ ले तो 10 की पावर 39 गुना अधिक होता है, 10 की पावर 39 गुना अधिक होता है। और तो मिलिगन तेल बिंदु प्रयोग से क्या ज्ञात कर सकते हैं हम, त्रिज्या। क्या ज्ञात कर सकते हैं, त्रिज्या। और बताओ, त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, एक क्वांटम संख्या। त्रिज्या क्या होती है, एक क्वांटम संख्या। तो इसका मतलब क्या हो गया, मिलिकन तेल बिंदु प्रयोग विद्युत आवेश के लिए क्वांटम की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। क्या हो गया, मिलिकन तेल बिंदु प्रयोग के द्वारा विद्युत क्षेत्र की क्वांटम संख्या का भी पता लगाया जा सकता है। हो गया। आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्तें बताओ। चलो क्या है, अगला क्वेश्चन है देखो, आदर्श विद्युत द्विध्रुव के लिए शर्तें बताओ। आदर्श विद्युत द्विध्रुव शर्तें बताओ। मैं बताता हूँ क्या होता है, देखो आगे। आदर्श विद्युत द्विध्रुव क्या हो गया, आदर्श विद्युत द्विध्रुव। आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्तें क्या होती हैं, देखो।
आवेश का मान तो उच्च, ठीक, आवेश का मान तो क्या होगा, उच्च, आवेश का मान तो क्या होगा, उच्च, और मध्य का विस्थापन नगण्य, मध्य का विस्थापन नगण्य, क्या हो जाएगा, मध्य का विस्थापन नगण्य, आवेश का मान तो उच्च हो जाएगा और मध्य का विस्थापन नगण्य, आवेश का मान तो क्या होगा, उच्च, और मध्य का विस्थापन नगण्य। ये क्या हो गई, आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्तें। एक ऐसे कण का उदाहरण दीजिए जिसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है, जो अनावेशित होता है, विराम द्रव्यमान शून्य होता है, फोटोन, क्या हो जाएगा, फोटोन, क्या हो जाएगा, फोटोन, फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है और वह यह क्या होता है, अनावेशित होता है, यह क्या होता है, अनावेशित होता है। चलो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके अंदर 2 पॉइंट और हैं, वो और देख लो आप एक बार। हमने क्या किया था, देखो, अक्षीय और निरक्षीय बिंदु के लिए एक चीज बताओ, अगर ये समानुपात है और ये क्या है, व्युत्क्रमानुपात, इसके अंदर ग्राफ बना सकते हो क्या, ये क्या है, समानुपाती, और ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, इसके अंदर क्या बनाओ, ग्राफ खींचो। अगर आपको बोल दे ई समानुपाती आर या ई व्युत्क्रमानुपाती 1 में आर क्यूब या आर स्क्वायर, तो इसके अंदर ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ग्राफ कैसे बनेगा, पहले समानुपाती वाला कर लेते हैं, ये ई हो गया और ये आर हो गया। देखो समानुपाती, इसका मतलब ई का मान बढ़ेगा, आर का मान घटेगा, ई का मान घटेगा, आर का मान बढ़ेगा, ये क्या हो गया, ई के समानुपाती। अगर व्युत्क्रमानुपाती हो, मतलब ई का मान बढ़ रहा है तो आर का मान घट रहा है, दोनों का मान साथ में बढ़ता जाता है। ये ई हो गया, ये ग्राफ हो गया, दोनों के अंदर पूछता है ग्राफ 1 नंबर के अंदर, तो ये याद रखना ना, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। एक आता है के का मान किस पर निर्भर करता है, के का मान किस पर, अपन ने के का मान निकाला था ना, 1/4 पाई के एप्सिलॉन 1/4 पाई ई एप्सिलॉन नॉट, इसका यह किस पर निर्भर करता है, के का मान किस पर निर्भर करता है, तो क्या हो जाएगा, प्रकृति की पद्धति कि पदार्थ किस प्रकार की पद्धति का है और मापांक की पद्धति पर, प्रकृति की पद्धति और मापांक की पद्धति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन का चैप्टर पूरा हो चुका है, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर सॉल्व करना, नहीं आए तो कमेंट में लिखकर भेज देना, हम आपको ज़रूर सॉल्व करवा देंगे। और चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है ना, बुक से पढ़ना, समझ में आ जाएगा। हाँ, जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर हम इम्पोर्टेंट जो पूरा चैप्टर है ना, उसके अंदर हम इम्पोर्टेंट आ सकते हैं, आएंगे नहीं, आ सकते हैं, वही क्वेश्चन हम आपको लेकर आएंगे और आपको पूरा समझाएंगे, है ना। पहले लिख देंगे, फिर उसका आंसर कर देंगे, फिर लिख देंगे, फिर उसका आंसर कर देंगे, ज़्यादा नहीं होगा, 5-10 क्वेश्चन होंगे एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लगभग हर साल आते ही आते हैं। तो फिर हमारा अगला चैप्टर शुरू होगा गाउस के नियम वाला, वो भी बढ़िया है, उसके अंदर 5 परिमेय हैं, उनमें से हर साल एक परिमेय ज़रूर पूछता है, गाउस के नियम से गोलीय, अचालक, चालक, इनके बारे में पूछता है, जो हम ज़रूर बताएंगे आपको। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी से उत्साह बढ़ेगा और आपको आगे तक हम लेकर चलते हैं। धन्यवाद।